नमस्कार दोस्तों, आपका बोन डॉक्टर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्पॉन्टेनियस ऑस्टियोनेक्रोसिस ऑफ द नी के बारे में। इसे सॉन्क भी कहते हैं, SONK। ये एक इडियोपैथिक कंडीशन है जहां एक क्रेसेंट शेप ऑस्टियोनेक्रोटिक लीजन होता है मीडियल फिमोरल एपिकॉन्डाइल में। तो इसे डायग्नोज कैसे करते हैं? एक्सरे से डायग्नोसिस आ जाती है एडवांस डिजीज में, बट MRI करना पड़ता है एक्चुअल एक्सटेंट ऑफ द डिजीज देखने के लिए, यानी कि कितना बोन का एरिया वेट बेरिंग इन्वॉल्व हुआ है ये देखने के लिए। सो ऑस्टियोनेक्रोसिस का बेसिक कॉज क्या होता है? एक छोटे एरिया बोन का मीडियल फेमोरल कॉन्डाइल में उसकी ब्लड सप्लाई इंटरप्ट हो जाती है और ये एरिया की नरिशमेंट चली जाती है। अफेक्टेड बोन का छोटा पीस मर जाता है और ग्रेजुअली कोलैप्स हो जाता है। इसकी वजह से ऊपर से आर्टिकुलर कार्टिलेज जो कवर करती है वो भी थोड़ी कोलैप्स हो जाती है। अगर ये कोलैप्स ज़्यादा हो गया तो आर्थराइटिस हो सकती है आगे चल के लाइफ में। ये ग्रेजुअली रीवैस्कुलराइज होता है, लेकिन इसको समय लगता है, 1 से 1.5 साल लग सकता है। रिस्क फैक्टर्स। हमेशा हमें पता नहीं चलता कि ब्लड सप्लाई क्यों इंटरप्ट होती है, बट डॉक्टर्स ने काफ़ी रिस्क फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए हैं। नी इंजरी हो सकती है, जैसे कि स्ट्रेस फ्रैक्चर, ओरल कोर्टिकोस्टेरॉइड मेडिकेशन, स्टेरॉइड्स जो लेते हैं पेशेंट, उसमें भी ये देखा गया है। एग्जैक्टली ये क्यों कॉज करती है हमें पता नहीं, बट इसका रिलेशन भी देखा गया है। मेडिकल कंडीशन, ओबेसिटी, सिकल सेल एनीमिया और लूपस में भी ये देखा गया है। अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है पेशेंट का, स्पेशली किडनी ट्रांसप्लांट, तो इसके बाद भी देखा गया है। और एक्सेसिव अल्कोहल यूज के बाद भी देखा गया है। ओवर कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल के वजह से फैटी डिपॉजिट्स होते हैं ब्लड वेसल में और कॉर्टिजोन लेवल भी बढ़ती है। इससे डिक्रीज ब्लड सप्लाई होता है बोन में। बट कॉज जो भी हो, ऑस्टियोनेक्रोसिस को आइडेंटिफाई करना और अर्ली ट्रीट करना ज़रूरी है, नहीं तो ये सीवियर आर्थराइटिस में बदल सकता है। ट्रीटमेंट नॉन ऑपरेटिव होती है मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में, क्योंकि ये सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन होती है। सर्जिकल मैनेजमेंट इंडिकेटेड होता है प्रोग्रेसिव केसेस में, जो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट फेल हो जाते हैं। तो अगर आप डीमोग्राफिक्स देखेंगे तो ये मोस्ट कॉमन है मिडिल एज्ड और एल्डरली पेशेंट्स में। फीमेल्स को ज़्यादा अफेक्ट करता है ओवर द एज ऑफ 55 ईयर्स, और 99% ऑफ पेशेंट्स में सिर्फ एक जॉइंट इन्वॉल्व होता है, मीडियल फिमोरल कॉन्डाइल ऑफ द नी। तो सिम्टम्स क्या होते हैं? पेशेंट का प्रेजेंटेशन क्या होता है? पेशेंट आता है सडन ऑनसेट सिवियर नी पेन के साथ, जॉइंट में एफ्यूजन होता है और रेंज लिमिटेड होता है, मसल स्पैज्म होता है और मीडियल फिमोरल कॉन्डाइल के ऊपर टेंडरनेस होता है। तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन करने के बाद हम एक्सरे करते हैं पेशेंट की। रिकमेंडेड व्यू होता है स्टैंडिंग AP और लैटरल हिप, नी एंड एंकल का। इससे हमें जॉइंट की अलाइनमेंट भी पता चलती है, वेट बेरिंग एक्सिस का पता चलता है, और अगर नी में लीजन है तो वो भी पकड़ा जाता है। MRI कब करते हैं? MRI करते हैं कंफर्म करने को डायग्नोसिस और डिटरमिन करने को कि एक्सटेंट ऑफ डिजीज कितना है, और ट्रीटमेंट कंसिडरेशन के लिए ये हेल्प करता है। कभी कभी एक्सरे पे लीजन छोटा दिखता है, लेकिन जब MRI करे तो एरिया इन्वॉल्व काफ़ी बड़ा दिखाई देता है। लीजन यूजुअली क्रेसेंट शेप्ड होता है। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है? इसे डिफरेंशिएट करना चाहिए फ्रॉम ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस डेसिकांस। ये ज़्यादातर लैटरल एस्पेक्ट ऑफ मीडियल फिमोरल कॉन्डाइल में होता है एडोलेसेंट मेल्स में। फिर दूसरा डिफरेंशियल है ट्रांजिएंट ऑस्टियोपोरोसिस। ये ज़्यादा कॉमन है यंग टू मिडिल एज मेन में। बोन ब्रूज और ऑकल्ट फ्रैक्चर्स, अगर तो हिस्ट्री या ट्रॉमा की और बोन फ्रेजिलिटी है या ओवर यूज है तो ये देखा जा सकता है। तो ट्रीटमेंट इसेंशियली नॉन ऑपरेटिव होता है। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देते हैं, नारकोटिक्स देते हैं, प्रोटेक्टेड वेट बेरिंग देते हैं,
पेशेंट को बोला जाता है कि ये लीजन अपने आप हील हो जाएगी, पर इस पे ज़्यादा वेट नहीं देना थोड़े महीनों के लिए, क्योंकि बोन सॉफ्ट हो जाती है और फिर परमानेंट प्रॉब्लम डिफॉर्मिटी नहीं हो जाए नी में। तो जब पेशेंट कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करता है, हमें देखना चाहिए कि पेशेंट की मसल वीक नहीं हो जाए। इसीलिए हम फिजियोथेरेपी कराते हैं ताकि मसल्स अराउंड द नी, हिप और एंकल स्ट्रांग रहे और आउटकम्स अच्छे हैं। अगर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट पेशेंट अच्छी तरह फॉलो करता है तो रिजल्ट्स अच्छे हैं। तो सर्जिकल ट्रीटमेंट की ऑप्शंस क्या होती है? कई डॉक्टर्स आर्थरोस्कोपिक डिब्राइडमेंट करते हैं और माइक्रो फ्रैक्चर करते हैं। इसमें वो डेड एरिया बोन का निकालते हैं आर्थरोस्कोपी करके और छोटे इंस्ट्रूमेंट से माइक्रो फ्रैक्चर करते हैं या ड्रिल करते हैं मल्टीपल होल्स। तो इससे ब्लड फ्लो उस एरिया में इंक्रीज होती है और फिर कार्टिलेज भी रीफॉर्म होती है। ये फाइब्रस कार्टिलेज होती है, हाइलाइन कार्टिलेज नहीं होती। कई लोग कोर डिकम्प्रेशन करते हैं। इसमें जो एरिया नेक्रोटिक है उसको टारगेट करके वहाँ होल्स करते हैं छोटे छोटे, ताकि वहाँ ब्लड सप्लाई जल्दी आ जाए और बोन जल्दी हील हो जाए। ऑस्टियोकॉन्ड्रल बोन ग्राफ्टिंग भी करते हैं कई सर्जन्स। कोर डिकम्प्रेशन करने के बाद फिर कार्टिलेज ग्राफ्टिंग कर देते हैं और ऑटोलोगस कॉन्ड्रोसाइट इम्प्लांटेशन भी ट्राई किया गया है इस डिजीज में। ये 2 स्टेज प्रोसीजर होता है। फर्स्ट स्टेज में डॉक्टर आर्थरोस्कोपी करके एक छोटा हिस्सा कार्टिलेज का निकालता है। इसको लैब में भेजते हैं जहाँ 6 हफ्ते बाद और सेल बनते हैं और ये फिर आपका डॉक्टर एक और प्रोसीजर करके इम्प्लांट करता है नी के अंदर। और फिर आपको नॉन वेट बेरिंग रहना पड़ता है ताकि सेल्स ग्रो हो जाए और कार्टिलेज रिप्लेस हो जाए डैमेज्ड। रेयर केसेस में जब डिजीज रिस्पॉन्ड करना फेल हो जाती है या सिम्टम्स परसिस्ट करते हैं या बोनी डिफॉर्मिटी हो जाती है तो जॉइंट रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। यहाँ पे हम टोटल नी रिप्लेसमेंट ज़्यादा प्रेफर करते हैं। कई लोग छोटे लीजन के लिए हाफ नी रिप्लेसमेंट या यूनिकॉन्डाइलर नी आर्थ्रोप्लास्टी भी करते हैं। हाई टिबियल ऑस्टियोटॉमी यंगर पेशेंट्स में कर सकते हैं अगर एंगुलर माल अलाइनमेंट ज़्यादा है तो आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक बटन दबाइए, शेयर बटन दबाइए और हमारा एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।